नमस्कार। आप सभी का इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे अम्ल, सार व लवण का पार्ट नंबर 4। इससे पहले हम लोग 3 पार्ट अपलोड कर चुके हैं। इस पार्ट में हमारा मेन टॉपिक रहेगा दैनिक जीवन में पीएच का महत्व है। मतलब दैनिक जीवन में पीएच का क्या क्या महत्व है। पीएच के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। पीएच स्केल के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। किसका पीएच मान कितना होता है, तो विलियन कौन सा होता है, अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, उदासीन होता है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि जब आपका पीएच मान 0 से 7 होता है तो विलियन अम्लीय होता है, 7 से 14 होता है तो विलियन क्षारीय होता है, और पूरा 7 मान होता है तो आपका विलियन कौन सा होता है, उदासीन होता है। आज हम बात करेंगे कि दैनिक जीवन में पीएच का महत्व क्या है। वैसे पीएच की परिभाषा होती है हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता का ऋणात्मक लघुगणक पीएच कहलाता है। अब अपना टॉपिक है दैनिक जीवन में पीएच का महत्व है। दैनिक जीवन में पीएच का महत्व देखना है। इसमें अपना पॉइंट नंबर अपना 1 दे रखा है, क्या पौधे एवं पशु पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं। इसमें पौधों और पशुओं की बात की, जीव जंतु दोनों की बात की, जीव जंतु की बात की, साथ में पेड़ पौधों, क्या ये पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं। कि ये अपने से क्वेश्चन पूछा है कि क्या पौधे और जीव जंतु पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं। पहले हम इसकी भाषा देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर है संवेदनशील तो होते ही है, सीधी सी बात है, क्योंकि हम लोग जीव जंतु होते हैं। प्रत्येक जीव जंतु एक निश्चित परास पीएच परास में जीवित रहता है। यदि पीएच का मान बढ़ या घट जाता है तो वो प्रकृति में जीवित नहीं रह पाता। तो हम बात करते हैं सबसे पहले सभी पौधे होते हैं और जानवर होते हैं पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं। कारण क्या है उसका? कारण यह है कि जीवित जितने भी जीव है पीएच की संकीर्ण सीमा के भीतर काम करते हैं। नॉर्मल है कोई भी जीव है, चाहे मानव की बात कर लेते हैं, मानव हो चाहे कोई अन्य जीव हो चाहे कोई भी पेड़ पौधे हैं, संकीर्ण का मतलब एक छोटी सी पीएच परास के अंतर्गत ही वो जीवित रहते हैं, उसके अंतर्गत ही वो काम करते हैं। उसमें दे रखा है हमारे शरीर की बात दे रखी है। हमारे शरीर का पीएच मान है वो 7 से 7.8 पीएच संकीर्ण की सीमा के भीतर काम करता है। मतलब मानव शरीर के अंतर्गत जो चाहे रक्त की बात करते हैं, रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। मानव शरीर जो अपना शरीर होता है, अब जल की बात करते हैं, जल का शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। मानव शरीर जो काम करता है कितने पीएच पर इसके अंतर्गत काम करता है, वो पीएच मान दे रहे कि आपका 7 से लेकर 7.8। इसका मतलब हो गया कि पीएच परास अपने शरीर की पीएच परास होगी वो लगभग सारी होगी, उसके अंतर्गत ही वो काम करता है। इसके बाद में आगे देखते हैं हम लोग जितने भी जीव जंतु होते हैं वो सभी जीव जंतु होते हैं वो पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं। क्योंकि कारण ये है कि जितने भी जीव होते हैं वो एक निश्चित पीएच परास में जीवित रहते हैं, उसी निश्चित पीएच परास के अंतर्गत वो काम करते हैं। अब बात करते हैं अम्लीय वर्षा की। अम्लीय वर्षा क्या होती है? अम्लीय वर्षा हम जानते हैं कि जो वर्षा जल होता है, पहले वर्षा जल को शुद्ध जल माना जाता था, लेकिन आजकल जो वर्षा जल होता है वो अम्लीय वर्षा होती है, क्योंकि प्रदूषकों के कारण वर्षा जल के पीएच मान में कमी हो जाती है। शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7, और जैसे 7 से उस जल का प्रदूषकों के कारण उसके पीएच मान में कमी होती है तो वो जल हो जाएगा अपना अम्लीय जल। क्योंकि पीएच मान 7 से कम है, अम्ल का होता है। तो यहाँ पर अम्लीय वर्षा की पहले हम परिभाषा देखते हैं। वर्षा के जल का पीएच मान जब 5.6 से कम हो जाता है तो वह अम्लीय वर्षा कहलाती है। आपकी अम्लीय वर्षा की परिभाषा क्या है कि जब वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है तो वो वर्षा आपकी कौन सा वर्षा होगी? अम्लीय वर्षा होगी। अम्लीय वर्षा क्या होती है? जब वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है तो वर्षा कौन सी वर्षा होगी? अम्लीय वर्षा होगी। इसके बाद में पहला अपना टॉपिक था क्या पौधे और जीव जंतु होते हैं वो पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं। इसका राइट आंसर होगा हाँ, संवेदनशील होते हैं, क्योंकि सभी जीवों को जीने के लिए एक निश्चित पीएच परास होना चाहिए। अगला है इसी में पीएच में महत्व में आपके बगीचे की मिट्टी का पीएच मान क्या होगा, वो तो हम लोग पीएच स्केल के द्वारा हम लोग ज्ञात करेंगे तो ही पता चलेगा कि हमारे बगीचे की पीएच मान क्या होगा। वो तो हम किसी क्रियाकलाप के द्वारा किसी प्रयोग द्वारा ही पता कर सकते हैं। लेकिन इसकी मेन बात क्या होती है कि अधिकांश मिट्टी का जो पीएच मान होता है, मतलब लगभग मिट्टी का जो पीएच मान होता है वो 3.5 और 10 के बीच में होता है। लगभग उनका पीएच मान 3.5 से लेकर 10 तक होता है। इसका मतलब ये होता है मिट्टी आपकी अम्लीय भी होती है, क्षारीय भी होती है, उदासीन भी होती है, तीनों प्रकार की मिट्टी होती है। क्योंकि इसमें आपका मान 3.5 से लेकर 10 तक दे रखा है। 3.5 से लेकर 10 देने का मतलब ये हो गया कि आपकी मिट्टी अम्लीय भी होगी, क्षारीय भी होगी और उदासीन भी होगी। तीनों पीएच परास दे रखी है इसके अंतर्गत है।
और आपको ये भी पता है कि किसी भी बगीचे में अच्छी फसल के लिए मिट्टी का जो पीएच मान होता है वो किस प्रकार, मतलब उसकी पीएच मान क्या होना चाहिए, उसका पीएच मान होना चाहिए लगभग 5.5 से लेकर 7.5 तक उसका पीएच मान होना चाहिए। एक किसी खेत की बात कर लो, किसी बगीचे की बात कर लो, वहां पर आपकी अच्छी फसल उत्पादन के लिए उस मिट्टी का पीएच मान 5.5 से लेकर 7.5 के बीच का होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 5.5 से लेकर 7.5 के बीच का होना चाहिए। इसके बाद में अगला इसी में है दैनिक जीवन में पीएच का महत्व है, उसमें अगला है अपना हमारे पाचन तंत्र का पीएच। हमारे पाचन तंत्र का पीएच, हमारे पाचन तंत्र के पीएच की बात करते हैं तो देखो इसको, पहले इसकी भाषा देख लेते हैं। पाचन तंत्र के पीएच की बात करते हैं तो आपको पता होगा कि हमारे पेट या उदर में एक अम्ल होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसे जठर रस बोलते हैं। वो हमारे पेट को ऐसे नुकसान नहीं पहुंचाता, वो हमारे भोजन के पाचन में सहायक होता है। लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी होती है कि जब हमारे भोजन का पाचन नहीं हो पाता है तो उस अम्ल की हमारे पेट में बढ़ती हो जाती है, जिसके कारण हमारे पेट में जलन और दर्द होता है। और इससे राहत पाने के लिए हम दुर्बल सारक, जिसका नाम है मिल्क ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करते हैं, जो उस अम्ल की जो अधिकता होती है उसकी प्रकृति को उदासीन करने के लिए काम आता है। तो इसकी पहले हम लोग भाषा देख लेते हैं। भाषा क्या दे रखी है कि हमारा उदर का मतलब पेट हो गया, उदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोल सकते हैं, HCl अम्ल बोल सकते हैं, जठर रस बोल सकते हैं, एक ही बात है। जो उदर को हानि पहुंचाए बिना भोजन के पाचन में सहायक होता है। वो क्या करता है? भोजन के पाचन, हानि पहुंचाए बिना भोजन के पाचन में सहायक होता है। भोजन के किस में सहायक होता है? पाचन में सहायक होता है। अपच का मतलब होता है कुछ कंडीशन ऐसी हो जाती है कि हमारे शरीर में, पेट में भोजन का पाचन नहीं हो पाता है। अपच की स्थिति में हमारा उदर अत्यधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है, क्योंकि अम्ल तो पेट में उत्पन्न होता ही है, लेकिन भोजन का पाचन नहीं हो रहा है, जिसका मतलब अम्ल की मात्रा में बढ़ती होगी, जिसके कारण उदर में जलन व दर्द का अनुभव होता है। और इस जलन व दर्द से मुक्त होने के लिए दुर्बल सारक, जिसका नाम है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, उसका फॉर्मूला होता है आपका MgOH2। एक दुर्बल सारक होता है जिसका उपयोग किया जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि उस अम्ल की प्रकृति को कम किया जा सकता है। वो जो अम्ल ज्यादा अम्लीय प्रकृति होती है, अम्ल के साथ आपको पता है सार मिलाएंगे तो लवण प्लस जल बनेगा। लवण की प्रकृति उदासीन होती है, उस पर अम्ल की प्रकृति को उदासीन किया जा सके। हमारे पाचन तंत्र का पीएच में मतलब हमारे पेट में HCl अम्ल होता है, जो भोजन के पाचन में सहायक होता है। लेकिन कुछ कंडीशन में, कुछ स्थिति में हमारे पेट में भोजन का पाचन नहीं होता है, अपच की स्थिति होती है। उस स्थिति में उस अम्ल ज़्यादा उत्पन्न हो जाता है, उसके कारण हमारे पेट में जलन और दर्द होता है। उससे राहत पाने के लिए किसका उपयोग करता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो एक दुर्बल सार होता है जो अम्ल की प्रकृति को उदासीन कर देता है। अब अपने को ये भी पता होना चाहिए कि हमारे पेट का पीएच मान कितना होता है, वो भी अपना मैंने इसमें दे रखा है। कितना दिया हुआ ये देख लो। क्या बताया कि पेट में तरल पदार्थ की जो सामान्य मात्रा होती है वो लगभग कितनी होती है? 20 से 100 मिलीलीटर होती है। कितनी होती है? 20 से 100 मिलीलीटर होती है। और पीएच जो अपने पेट का पीएच मान है ना, वो लगभग अपना 1.5 से लेकर 3.5 के बीच में होता है। 1.5 से लेकर 3.5 के बीच में होता है। इसका मतलब है हमारे पेट का, उदर का पीएच मान अम्लीय होता है। कैसा होता है? अम्लीय होता है। क्योंकि कारण क्या है उसका? क्योंकि हमारे पेट में जठर रस होता है। जठर रस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, जो कि एक प्रबल अम्ल होता है, जो भोजन के पाचन में सहायक होता है। इसके बाद में इसका अगला पॉइंट है, चौथा पॉइंट है भाई पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय। पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि क्या पीएच के परिवर्तन के कारण, भाई पीएच के परिवर्तन के कारण भी दंत क्षय होता है, हमारे दांतों का क्षय होता है क्या? तो देख लेते हैं। अब इसमें दे रखा है कि जो मुख की पीएच मान होती है वो सामान्यतः कितनी होती है? 6.5 होती है। हमारे मुख की पीएच मान 6.5 होती है, मतलब पहले से थोड़ी बहुत अम्लीय होती है। खाना खाने के पश्चात मुख में उपस्थित जो बैक्टीरिया होते हैं वो दांतों में लगे अपशिष्ट भोजन से क्रिया कर अम्ल बनाते हैं, जिससे मुख की पीएच मान कम हो जाती है। और यदि पीएच का मान 5.5 से कम हो जाता है तो दांतों के इनेमल से हो जाता है और हमें भोजन के पश्चात दांतों में दंत मंजन करना चाहिए या किसी सारी विलियन से मुख की सफाई करनी चाहिए। मतलब आप इसमें पीएच परिवर्तन
के कारण दंत से का जो टॉपिक है इसमें ये बताया है कि हमारे जो मुख की पीएच मान होती है वो होती है आपकी 6.5, लेकिन खाना खाने के पश्चात में जो बैक्टीरिया होते हैं हमारे दांतों पर लगे अपशिष्ट भोजन होता है, अपशिष्ट भोजन से क्रिया करके अम्ल उत्पन्न करते हैं, जिसके कारण हमारे मुख की पीएच मान मुख के पीएच मान में कमी हो जाती है। पहले 6.5 होता है, लेकिन दांतों में जो लगा अपशिष्ट भोजन होता है, मतलब मुंह को सही तरीके से साफ धोते नहीं है, तो बैक्टीरिया उनसे क्रिया करके अम्ल उत्पन्न करते हैं, अम्ल बनाते हैं, जिसके कारण पीएच मान में कमी हो जाती है। जब हमारे मुख का पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है, कितने से कम होता है, 5.5 से कम होता है, तब हमारे दांत का जो इनेमल भाग होता है, हमारे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है इनेमल, दांत की ऊपरी परत को बोलते हैं, उसका क्षय होना शुरू हो जाता है। अब उससे अपने बचने के लिए क्या करना चाहिए, वो इसमें दे रखा है भाई। बचने के लिए अपने को क्या करना चाहिए, बचने के लिए इसमें दे रखा है अपने को, ये देखो ये लाइन इसकी इसी के लिए, देखो क्या दे रखा है कि अतः हमें भोजन के पश्चात दंत मंजन करना चाहिए या किसी सारी विलेन से मुख की सफाई करनी चाहिए। भाई इसका बचाव क्या है दंत से का, या तो अपने को सारी विलेन से मुख को अच्छी तरीके से साफ सफाई करनी चाहिए या दंत मंजन करना चाहिए, मुंह की अच्छी तरह से खाना खाने के बाद में सफाई करनी चाहिए, ताकि अपशिष्ट भोजन ना बचे, अपशिष्ट भोजन बैक्टीरिया से क्रिया ना करे, और जिसके कारण मुख की पीएच मान कमी नहीं हो, और कमी नहीं होगी तो आपका दंत से नहीं होगा। अब अगला है अपना इसमें 4 की बात है, 5 नंबर है इसमें अपना 5 क्या दे रखे हैं, 5 दे रखे हैं पशुओं व एवं पौधों द्वारा उत्पन्न रासायनों से आत्मरक्षा। मतलब कुछ पशु भी होते हैं, कुछ पौधे भी होते हैं जो अमल उत्पन्न करते हैं, उन अमल से अब अपने शरीर की आत्मरक्षा कैसे की जाती है। यहाँ पर 2 उदाहरण दे रखा है, एक मधुमक्खी का दे रखा है और एक नेटल पादप की दे रखी है। आपको पता है कि मधुमक्खी के डंक के कारण अपने शरीर में वो अमल उत्पन्न करता है, जिसके कारण अपने शरीर को जलन और दर्द होता है। उस स्थिति में हम लोग बेकिंग सोडे का उपयोग करते हैं। एक अपना नेटल का पादप है, नेटल के पादप अपने यहाँ पहाड़ी इलाकों में होता है, उसका जो बाढ़ के समय कांटे होते हैं वो जब अपने शरीर में चुभ जाते हैं तो उसके कारण जलन और दर्द होता है, क्योंकि वो भी अपने शरीर में मेथेनॉल का अमल स्रावित करते हैं, जिसके कारण अपने शरीर में जलन और दर्द होता है। उसका इलाज कैसे होता है, इलाज मतलब वहीं पर डोक नामक किसी पादप की पत्ती है, पारंपरिक तरीके से उस पत्ती को वहाँ पर अपने शरीर पर जहाँ पर वो नेटल का डंक लगा है वहाँ पर रगड़ने के कारण अमल की प्रकृति उदासीन हो जाती है। उसके पहले भाषा देख लेते हैं क्या दे रखी है। जो अपनी मधुमक्खी का डंक है, मधुमक्खी का डंक एक अमल का उपयोग करने के कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। आपको यदि पूछ ले कि मधुमक्खी के डंक में कौन सा अमल होता है, मेथेनोइक अमल होता है। कौन सा अमल होता है, मेथेनोइक अमल। और डंक मारे गए अंग में बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडे का फॉर्मूला होता है अपना NaHCO3, जिसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं। NaHCO3 क्या होता है, NaHCO3, ये आपका बेकिंग सोडा होता है। जिस स्थान पर अपना डंक लगा है उसके स्थान पर दुर्बल क्षारक के रूप में हम लोग बेकिंग सोडे का उपयोग करते हैं। और जैसे दुर्बल क्षारक को दर्द का अनुभव से आराम मिलता है, मतलब जिस स्थान पर हम लोग मधुमक्खी का डंक लगा है वहाँ पर हम लोग बेकिंग सोडे का उपयोग करते हैं, जिसके कारण वो अमल की प्रकृति को थोड़ा उदासीन कर देता है और जिसके कारण जलन और दर्द से अपने को राहत मिलती है। उसके बाद में हमने भी बात की थी नेटल के पादप की। देखो नेटल के डंक वाले बाल मेथेनोइक अम्ल छोड़ देते हैं। भाई नेटल का पादप है, पहाड़ी इलाकों में होते हैं। मान लो पादप आपके शरीर में कहीं डंक लगा देते हैं, तो डंक कांटा उसमें बाल छोटे छोटे कांटे होते हैं, आपके शरीर में लगने का जलन और दर्द होता है, उससे राहत कैसे कर पाते हैं। पारंपरिक तौर पर इसका इलाज डंक वाले स्थान पर डोक पौधे की पत्तियों का उपयोग किया जाता है। 2 ऑप्शन है इसके अंदर, 2 आए अपने। एक तो यदि आपको मधुमक्खी डंक लगाती है तो आपको बेकिंग सोडे का उपयोग करना है। यदि आपके नेटल के पादप का डंक लगा है तो आपको डोक नामक पादप की पत्ती का उपयोग करना है। तो ये था अपना पशु एवं पौधों द्वारा उत्पन्न रासायनिक से आत्मरक्षा कर सकते हैं, हम खुद की सुरक्षा कर सकते हैं। यदि मधुमक्खी ने डंक लगाया है तो बेकिंग सोडे का उपयोग करेंगे। नेटल के पादप का डंक लगाया है तो डोक पादप की पत्तियां काम में लेंगे, डोक पादप की पत्तियां। अब आप सोचोगे जहां पर नेटल का पादप होगा उसी के आसपास ही वो अपने डोक पादप की पत्तियां मिलेगी, उस वहीं आसपास डोक का पादप होगा। आगे है अपना ये सारणी। इस सारणी में क्या दे रखे हैं, कुछ प्राकृतिक अमल दे रखे हैं, मतलब कुछ प्राकृतिक पदार्थ दे रखे हैं, प्राकृतिक स्रोत दे रखे हैं, और उस स्रोतों में कौन कौन से अमल होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले अपना दे रखा है सिरका।
भाई सिरके के बारे में आपने नाम सुना होगा। भाई सिरका क्या होता है, आपसे पूछ ले कि सिरके में कौन सा अमल होता है, तो सिरके के अंदर एसिटिक अमल होता है। कौन सा अमल होता है, एसिटिक अमल होता है। कुछ प्राकृतिक अम्लों की बात हो रही है, कुछ प्राकृतिक स्रोत दे रखे हैं, उन प्राकृतिक स्रोतों में कौन कौन से अमल होते हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। सिरके के अंदर होता है अपना एसिटिक अमल। उसके बाद में बात करते हैं संतरे की। संतरा तो आपने खाया होगा, संतरे के अंदर होता है अपना सिट्रिक अमल। कौन सा अमल होता है, सिट्रिक अमल। इमली के अंदर कौन सा अमल होता है, टारटेरिक अमल होता है। कौन सा अमल होता है, टारटेरिक अमल। और टमाटर के अंदर कौन सा अमल होता है, ऑक्जेलिक अमल। ऑक्जेलिक अमल टमाटर के अंदर कौन सा अमल होता है, ऑक्जेलिक अमल। खट्टा दूध बोल सकते हैं, जिसे दही बोलते हैं, दही के अंदर तो आप सब जानते हैं लैक्टिक अमल होता है। कौन सा अमल, लैक्टिक अमल। और नींबू के अंदर कौन सा होता है, नींबू और संतरे में एक ही अमल होता है जिसका नाम है सिट्रिक अमल। कौन सा अमल, सिट्रिक अमल। और चिंटी का डंक है, और नेटल का डंक है, और मधुमक्खी के डंक के बारे में हम लोगों ने अभी बात की है। उसके अंदर आपका कौन सा अमल होता है, मेथेनोइक अमल होता है। कौन सा अमल होता है, मेथेनोइक अमल होता है। दोबारा देख लेते हैं, सिरके में आपका कौन सा अमल होता है, एसिटिक अमल। संतरे में कौन सा अमल होता है, सिट्रिक अमल। इमली में कौन सा होता है, टारटेरिक अमल। और टमाटर में कौन सा होता है, ऑक्जेलिक अमल। दही में कौन सा अमल होता है, या खट्टे दूध में आपका लैक्टिक अमल होता है। नींबू में कौन सा होगा, सिट्रिक अमल। चिंटी के डंक में कौन सा होता है, मेथेनोइक अमल। और नेटल के डंक में कौन सा होगा, मेथेनोइक अमल। तो आज हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे। अपना टॉपिक था दैनिक जीवन में पीएच का महत्व है। आज सिर्फ इसके बारे में इतने अध्ययन करेंगे। अपना एक लास्ट टॉपिक बचा है जो लवण परिवार, लवण का पीएच मान कितना होता है, अपना लवण परिवार कौन कौन से है, उसका अध्ययन हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, यदि अच्छा लगा तो इसको लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।